सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे 2023 के एजुताचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा S.K. वसंथन को। तो एजुताचन पुरस्कार की बात करें तो ये साहित्य के क्षेत्र में केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है तो 5 लाख रुपए, और इस बार का मिला है किसे, S.K. वसंथन को। आपको बता दूं इन्हें इससे पहले सन 2007 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, बाकी ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। जीना महसा अमीनी, ये ईरानी महिला थी। और यूरोपीय संघ का भी सखारोव पुरस्कार 2023 इन्हें मिला। वैसे तो इनका निधन हो चुका है, और ईरान में जो हिंसा हो रही है वो इसी कारण से है, लेकिन पुरस्कार का नाम आप याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट है ये। बाकी इसी तरह से नरगिस मोहम्मदी की बात करें, ये भी ईरानी महिला है। शांति नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए इनको चुना गया है। जॉर्जी गॉस्पोरिनोव अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता। ये बुल्गारिया के लेखक हैं, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्र निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया। तो आंसर होगा साइमा वाजेद को। तो साइमा वाजेद ये कौन है, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनकी बेटी है ये, जो कि एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। और अभी उनको WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अगले क्षेत्र निदेशक के रूप में चुना गया है। और आपको बता दूं वे पूनम खेत्रपाल सिंह का स्थान लेगी। पूनम खेत्रपाल सिंह ये पद संभालने वाली पहली महिला थी, और अब साइमा इस पद पर 2024 से लेकर 2028 तक रहेंगी। देखो, पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष कौन है, तेद्रोस अधानोम है। और आपको याद होगा अभी सारंग देव के बारे में WHO ने टीबी सलाहकार समूह में इनको शामिल किया था। अमोल मजूमदार की बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने ये। और इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव सेक्रेटरी जनरल बने हैं ये। इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसने 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। तो आंसर होगा नंदिनी दास ने। आपने नंदिनी दास का नाम इस साल जरूर सुना होगा, और जब भी बुक्स वाला प्रश्न आता है, मैं पुरानी बुक्स आपको रिवाइज कराता हूं 2023 की, तो वहां पे इनका नाम मैंने आपको कई बार रिवाइज कराया है। बुक का नाम क्या है, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ये लिखी थी इस बार इन्होंने। तो उसी के लिए इनको ये ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड, जिसका पूरा नाम है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय नॉन फिक्शन पुरस्कार है, जो भी भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पहली पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया। आपको बता दूं ये जो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार है, इसे पहले नायेफ अल रोगन पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। इसे 2013 में स्थापित किया गया था, और देता कौन है तो ब्रिटिश अकेडमी के द्वारा इसे दिया जाता है। ये पॉइंट याद रखना। अवार्ड का नाम याद रखो, किसे दिया गया, उनकी किस बुक के लिए दिया गया, ये याद रखो। बाकी देखो, अभी आपको याद है 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए मिला था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। वहीं 32वां सरस्वती सम्मान पूछे 2022 के लिए दिया गया शिवशंकरी को, ये तमिल लेखिका है, इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और हरि बालकृष्णन की बात करेंगे तो 2023 का मार्कोनी पुरस्कार इनको मिला है। तो ये सारे नाम जो मैं एक्स्ट्रा में आपको करा रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ऑलरेडी याद होने चाहिए। मैं तो यहाँ पे रिपीट करके आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, यूँ समझना। और हाँ, आज थोड़ा टाइम की कमी होने के कारण मैं आपका ज़्यादा रिवीजन नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो रहा है ऑप्शन के थ्रू मैं आपको पूरा रिवीजन करवाऊंगा। मतलब जो एक्स्ट्रा शीट्स लेकर के मैं आपको रिवीजन कराता हूँ, जैसे कि 2023 के टॉप 10, टॉप 15 करके, वो मैं आज नहीं करा रहा हूँ। तो चलो अभी बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना से MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई ये कहाँ पे हुई। तो आंसर होगा बाड़मेर। तो MiG-21 बाइसन विमान, इसने अभी अंतिम उड़ान भरी कहाँ, राजस्थान के बाड़मेर जिले के उत्तर लाई में। और इसने अगर पूछे कि किसके साथ उड़ान भरी, तो आंसर होगा सुखोई 30 MKI। अच्छा, आप पूछो कि इसे हटाया क्यों जा रहा है, क्योंकि एक तो ये काफी पुराना हो गया, और इससे कई हादसे हो चुके हैं। मतलब आप देख लो कि MiG-21 से अब तक लगभग 400 से अधिक हादसे हो चुके हैं, और इसी कारण से इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाता है।
आप पूछोगे कि इसे भारतीय वायुसेना में कब शामिल किया गया था, तो 1963 में। तो देख लो आप, लगभग 60 साल इसे हो गए। अब आप जानना चाहोगे कि इसकी जगह हम फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, तो मिग 21 की जगह मार्क 1A का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और आप कह सकते हो ये तेजस विमान का अपग्रेडेड वर्जन है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, हमने इसे किससे लिया, अगर ये पूछेंगे तो आंसर होगा स्पेन से। इसे किस कंपनी ने बनाया, तो आंसर होगा एयरबस कंपनी ने। अब हमने एक विमान तो ले लिया, अब उसे देख करके हम आगे के और विमान बनाएंगे, तो ये प्रश्न बन जाएगा कि भारत में कहां पे बनाया जाएगा, तो वडोदरा गुजरात में। और इसके लिए हमने किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, मतलब कौन सी कंपनी बनाएगी, तो टाटा कंपनी बनाएगी। ये 2-3 बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अबाबील नाम की मिसाइल को किसने लॉन्च किया है, सफल परीक्षण किया था, तो पाकिस्तान ने। तो 2-3 मिसाइलें हैं, इसकी ध्यान रखना। एक तो अबाबील हो गया, एक गौरी हो गया, एक गजनवी हो गया, और एक शाहीन हो गया। और खैबर मिसाइल या फतह मिसाइल ये किसकी है, तो ये ईरान की है। और एक और है नूर, ये भी ईरान की है, लेकिन नूरी अगर कर दोगे तो ये साउथ कोरिया की हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किसे केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा टी पद्मनाभन को। तो प्रसिद्ध लेखक हैं टी पद्मनाभन, जिनको साहित्य में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, जिस तरह से पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं ना, उसमें 3 श्रेणियां होती है। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, और फिर आता है पद्मश्री। उसी तरह से केरल सरकार ने भी 2021 में ये शुरू किए थे। जैसे पद्म विभूषण की जगह तो केरल ज्योति, पद्म भूषण की जगह केरल प्रभा, और पद्मश्री की जगह केरल श्री। और इसी में हम बात कर रहे हैं अभी, ये केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया किसे, टी पद्मनाभन को। ये एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, तो इस बार किसे दिया गया, टी पद्मनाभन को। और अगर पूछे, या मैंने आपको पढ़ाया भी है कई बार, कि पहली बार ये किसे दिया गया था, एमटी वासुदेवन नायर को दिया गया था। जब भी अवार्ड्स वाला प्रश्न आता है, कई बार इनका नाम मैंने आपको रिपीट करवाया है। जबकि केरल प्रभा ये 3 लोगों को दिया गया, और केरल श्री ये 6 लोगों को दिया गया। तो आप ये केरल ज्योति वाला नाम जरूर याद रखना। ये किसे मिला है, टी पद्मनाभन को मिला है। बाकी दीनानाथ राजपूत आपको याद है, दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार इनको मिला है। और वहीदा रहमान, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला। 53वां संस्करण है इसका, और 2021 के लिए इनको दिया गया। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम में। तो अभी वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसकी हाइट कितनी है, उस प्रतिमा की अगर हाइट पूछेंगे तो 22 फुट है। और ये जो स्टेचू है ये स्ट्रोक खेलते हुए है, आप देख सकते हैं फोटो में। और इसके वास्तुकार अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा प्रमोद कांबले। 3-4 पॉइंट्स यहां से याद रखने। किसकी स्टेचू हम बात कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की। कहां पे स्थापित की गई, वानखेड़े स्टेडियम में। हाइट कितनी है, 22 फुट है। स्ट्रोक खेलते हुए ये स्टेचू है, और इसके वास्तुकार है प्रमोद कांबले। अब सचिन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं, जिसमें कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आ जाएंगे आपके। देखो, पहले तो ये याद रखना, अर्जुन पुरस्कार उनको कब मिला था, 1994 में। खेल रत्न पुरस्कार 1997 में। पद्मश्री 1998 में। पद्म विभूषण सन 2008 में। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। कब मिला था, 2014 में मिला था। और ये जरूर याद रखना कि भारत रत्न से, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा बहुत सारी उपलब्धियां इनके नाम है, जैसे कि कुछ उसमें से मैं आपको बताऊं तो 100 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। और एक वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज यही हैं। जबकि वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। इसके अलावा अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 30,000 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं ये। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 30,000 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं ये। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे। और अभी करंट अफेयर से मैं आपको याद दिला दूं, इनको कई जगह अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जैसे कि अभी चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाया था सचिन तेंदुलकर को, उसके बाद कुमार राव को भी बनाया वैसे। फिर आपने पढ़ा महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर इनको बनाया था। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो 13वां संस्करण है होस्ट किया भारत ने, उसके ग्लोबल एम्बेसडर बने थे सचिन तेंदुलकर।
और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया। और अभी इनके ऊपर एक बुक लिखी थी बोरिया मजूमदार ने, बुक का नाम है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो। तो इन सब कारण से अभी सचिन न्यूज में थे, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान में रखना। अच्छा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर है, एक क्रिकेट प्लेयर है, उनकी मूर्ति लगाई गई थी सिडनी क्रिकेट स्टेडियम में। तो मैं जानना चाहता हूं उन प्लेयर का नाम क्या है। ये करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। अब बताओ आप, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो ये दुनिया की पहली पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी है जिसे मंजूरी दे दी गई, मतलब उड़ान के लिए योग्यता प्रमाण पत्र इसे मिल गया है। इसका नाम EH216S है और कहाँ पे चलेगी ये? चाइना में। इसमें 2 पैसेंजर बैठ सकेंगे। इसकी रेंज होगी 30 किलोमीटर की और इसकी स्पीड होगी 130 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका निर्माण किया है ईहैंग कंपनी ने, ये चाइना की कंपनी है। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। और इसी तरह से आपको याद आएगा, अभी अमेरिका ने LF मॉडल A इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को मंजूरी दी थी। तो इसका नाम याद रखना, LF मॉडल A इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है ये। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट भी किसने लॉन्च किया था? चाइना ने ही लॉन्च किया था। आजकल ज़्यादा उड़ रहा है ये, लगता है इसके पर काटने पड़ेंगे। तो पर काटने के लिए चाइना चलना पड़ेगा। तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। और बीजिंग से याद रखना, एक तो यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको बीजिंग में मिलेगा। करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और अभी चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, ली के कियांग उनका नाम है। और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर बनाएगा चाइना, जिसका नाम है ट्राइडेंट। और अभी चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन भी स्थापित की है साउथ चाइना सी में। और मैंने अभी जो आपको बताया था कि दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया चाइना ने, उसका नाम भी याद रख लो, नाम पूछ सकते हैं, JUKE-2 उसका नाम है। और चाइना ने अपना जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उसका नाम है ओपन केलिन 1.0। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जो शंघाई शहर है चाइना का, वो किस नदी के किनारे स्थित है? यांगटीसी नदी के किनारे। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। वैसे चाइना का शोक किस नदी को कहते हैं? तो हुआंग हो नदी को कहते हैं। अभी याद है एशियन गेम्स 2022 जो भी 2023 में हुए, कहाँ पे हुए थे? चाइना के हांगझाओ में हुए थे। कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार पटेल जी के नाम पर रख दिया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल में कोलकाता के राजभवन में जो प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष है, इंग्लिश में बोलोगे तो थ्रोन रूम, इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रख दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अभी याद है इनकी जयंती मनाई हमने 31 अक्टूबर को। जिस दिन कौन सा डे होता है? नेशनल यूनिटी डे। और इनकी स्टैचू भी है हमारे पास, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, जिसे आप कहते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सरदार पटेल जी की स्टैचू है। केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर। और इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर है। और इसके वास्तुकार है राम वी सुतार। और सरदार पटेल ने लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये हमारे पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे थे। अच्छा, यहाँ पे नाम बदलने से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज जरूर कराऊंगा। जैसे कि आपको याद होगा, अभी जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे रखा गया। खेलो इंडिया महिला लीग को अब अस्मिता महिला लीग कहा जाएगा। महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हैरिस पार्क को अब लिटिल इंडिया कहा जाएगा। मुंबई के वारसोवा समुद्री मार्ग को वीर दामोदर सावरकर के नाम पे जाना जाएगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर को अहिल्या नगर कहा जाएगा। मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान कहा जाएगा। राजपथ को कर्तव्य पथ हमने कर दिया है। और अंडमान निकोबार में जो माउंट हैरियट है, जो कि एक तरह का पर्यटन स्थल है, उसको अब हम माउंट मणिपुर कहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रेल यूनिवर्सिटी को अब गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और अभी पुराने संविधान भवन का नाम क्या रख दिया गया? ये जरूर याद रखना, संविधान सदन कर दिया गया। ये नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाया था। तो इस तरह से ही कुछ पॉइंट मैंने आपको रिवाइज कराया। ये इंपॉर्टेंट है सारे, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं।
चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा थाईलैंड ने। अच्छा, आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था श्रीलंका ने भारतीय पर्यटकों को वीजा फ्री एंट्री की अनुमति दे दी थी, और उसी के बाद अभी थाईलैंड ने भी भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री की परमिशन दे दी है। उद्देश्य दोनों का सेम है, पर्यटन को बढ़ावा देना उनके यहाँ पे। और थाईलैंड की बात करें तो ये रहा मैप में थाईलैंड, कैपिटल बैंकॉक हो गई, करेंसी है थाई बाहत, और प्रधानमंत्री तो अभी नए बने थे, श्रीथा थाविसेन उनका नाम है। और थाईलैंड ये सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ और इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हो गया है। सलीम उल हक ये बांग्लादेश के प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, तो इनका नाम ध्यान में रखना। बाकी कुछ और नाम जैसे कि अभी बैजनाथ अग्रवाल गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे, इनका निधन हो गया। और गीता प्रेस गोरखपुर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2021 में गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला था, तो इनके ट्रस्टी का नाम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। MS स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक थे, इनका भी निधन हो गया। और एक बिंदेश्वर पाठक का नाम याद रखना, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है, इनका भी अभी निधन हो गया। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। बाकी इनकी क्विज आपको मिल जाएगी आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे जाके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी वीकली मंथली टॉपिक वाइज सारी क्विज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वो भी फ्री में। PDF चाहिए वो भी मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक कहाँ है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न कल पूछा था कि यूनेस्को ने किसे भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा कोझिकोड। और संगीत का शहर बनाया है ग्वालियर को। फिर पूछा किसे दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दीनानाथ राजपूत को। बन्नी उत्सव कहाँ पे मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। कब? 2034 में। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर बनी है हुमैरा मुश्ताक। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स की 6ठी असेंबली का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं होता है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन में देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश। 7 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी का होता है, वो कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विहान तलिया को। बंगलुरु से हैं वो, मात्र 10 वर्ष उनकी उम्र है। सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक को किसने लिखा? राकेश पाठक ने। विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेगन डे हमने मनाया 1 नवंबर को। चलो अभी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर बताइए, राइट टू वॉक जो पहल है वो लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पंजाब। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।